नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। मैं हूं MS राठौड़ और हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। 30 जनवरी को हमने जो टेस्ट सीरीज ली थी उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको लेकर के हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के जो प्रश्न हैं उन पर हम लोग यहाँ पर बात करें। क्या हमारा पेपर था, उसके क्या क्वेश्चंस थे और उनका जो उत्तर था उस उत्तर की हम लोग यहाँ पर व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर क्या आया कि क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोग देखिए, ऑप्शंस देखिए हम लोग यहाँ पर। तो पहला है समस्या का समाधान ढूंढना, दूसरा है नवीन शोध प्रबंधन तैयार करना, उपाधि प्राप्त करना और पुरस्कार प्राप्त करना। तो देखिए, आप लोग जानते हो कि क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो विद्यालय की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो जवाब है वो है समस्या का समाधान ढूंढना। ठीक है। फिर आया दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन है, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, ये सही है। शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित करने में कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्टीफन कोरे का विशेष योगदान है, ये भी सही है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 7 सोपानों को आवश्यक माना। तो देखिए, ये आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। स्टीफन एम कोरे जो है उन्होंने क्रियात्मक शब्द जो है उसका पहली बार प्रयोग नहीं किया था। क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसको शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्थापित करवाया था। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मानव विकास है। तो देखिए, पहला ऑप्शन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक, गुणात्मक और कुछ सीमा तक अमापनीय। तो देखिए, इस प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो इसका जो जवाब है वो ये है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अब देखिए जवाब क्यों है ये सुन लीजिए। मोस्टली आप लोग ये मानते हैं कि विकास क्या होता है, विकास गुणात्मक होता है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है मानव विकास, तो मानव विकास में अभिवृद्धि भी शामिल होती है और अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक में होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। तो जब मानव विकास की बात हो रही है तो इसमें अभिवृद्धि और विकास दोनों शामिल हो गए, और जब दोनों शामिल हो गए तो यहाँ पर इसका जवाब मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो गया। क्लियर। अब आया देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर पहला ऑप्शन कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही। ये विकास का कौन सा सिद्धांत, ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत होता है। फिर आया कि विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, विकास कैसा होता है, चक्राकार होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अंतर संबंधित भी होती हैं। तो देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये विकास का सिद्धांत होता है। तो इसका जवाब ये है। क्लियर। अब बढ़ते देखिए आगे। तो फिर आए निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए, यानी यहां पर इधर ये विकास के सिद्धांत लिखे हैं और इनका इसको क्या करना है, सही तरीके से मैच करवाना है, सही तरीके से मिलाना है। तो देखिए हम लोग यहां पर मिलाते हैं। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं समीप दूराभूमिक दिशा। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको हम मैच करें, तो मैच करते हैं तो हम लोग यहां पर देखें तो देखिए यहां पर क्या आया, समीप दूराभूमिक दिशा। तो इसको इसके साथ जब हम मिलाएंगे तो ये मिलेगा किसके साथ, ये इसके साथ, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास। सिर पदाभूमिक दिशा, ठीक है, सिर से पैर की ओर, तो आप जानते हैं ये क्या मिलेगा, ये 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। फिर आपका अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, अंतर व्यक्तिक यानी खुद की हो रही है। तो देखो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये होती है अंतर व्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक जो है उसका मतलब क्या हुआ, अंतराव्यक्तिक अकेले से, तो किसी अकेले बच्चे में विकास के दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो इसका क्या आया, 3 नंबर। तो देखिए अब यहां पर क्या आया, 4 2। तो पहला देख रहे हैं आप 4, ठीक है ना, फिर दूसरा क्या है 2, फिर क्या है 1 और फिर क्या है 3। तो 3 ये रहा। तो देखिए क्या आया, 4 2 1 3। इसका जो उत्तर है वो कौन सा है, वो 4 नंबर है। देखिए ए के सामने 4 है, ठीक है, बी के सामने 2 है, तो ये बी कहां गया, ये तो इसके सामने 2 है। फिर सी है तो सी के सामने 1 है, ये सी के सामने 1 रहा। ये डी है और डी के सामने कितना है, डी के सामने 3, तो ये रहा 3। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बात करें
तो आया क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ, यानी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे सन पूछा गया है और सन जो है उसकी हम बात करें तो ये कब आया था, ये आया था 1953 में। कब आया? 1953 में। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे बढ़े, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन का होता है, समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालना ये भी होता है, कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना, ये इसका कार्य नहीं होता, ये काम इससे संपन्न नहीं होता है। फिर आया देखिए अगला प्रश्न, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसके बारे में सही नहीं है। आप लोग जानते हो कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। क्लियर? अब आ जाइए आगे बढ़े हम लोग, यहां पर आगे चर्चा करें। तो इधर आया 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सांवेगिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो क्या लिखा है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि संवेगात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखो अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है कि टीचर्स इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करें, वो अपने हाथ जो है वो झाड़ ले कि साहब ये हमारा कार्य नहीं है, तो ये सही नहीं है। कक्ष का नियंत्रित प्रवेश, अगर नियंत्रित प्रवेश होगा तो बच्चों को अपने जो इमोशंस हैं उनको प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं है। फिर कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश, तो ये भी सही नहीं है। फिर कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश, यस, इसका जो जवाब है वो ये है। जब कक्षा में प्रजातांत्रिक माहौल होगा तो बच्चा क्या होगा, अपने इमोशंस को प्रदर्शित करेगा, अपने इमोशंस को बाहर निकालेगा और उसके जो इमोशंस है उनमें संशोधन होगा, उनमें सुधार होगा और उसका अच्छे तरीके से क्या होगा, संवेगात्मक विकास होगा। फिर आया, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो विकास के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए बात करते हैं, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, यह भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यस, इसका जो जवाब है वो कौन सा है, वो 3 नंबर, ठीक है ना। इसका जवाब कौन सा है, इसका जवाब ये वाला, क्योंकि संभाव्य खतरे होते हैं, नहीं होते हैं बल्कि होते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव है जबकि होते हैं, तो ये इसका बारे में सही नहीं है। अब देखिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न की गहन प्रकार की चिंतन शैली को प्रोत्साहित करता है। यानी यहां पर बात हो रही है गहन चिंतन की, किसकी बात हो रही है, गहन चिंतन की बात हो रही है। तो हम देखें यहां पर आधा 1/2 प्रतिलोम क्या होता है, तो यहां गहन चिंतन नहीं होगा, सीधा इसका जवाब देना है, ठीक है। न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है, तो यहां भी चिंतन नहीं है, रटी हुई चीजें बता देंगे। आधी मात्रा में चाय बनाने के कितना दूध प्रयोग करेंगे, जब पूरी मात्रा में जितना लग रहा है उसका आधा कर दो तो आधा हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं है। फिर यहां पर क्या आया, जोड़, व्यकलन, घटाव का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है। अब यहां पर क्या करनी पड़ेगी, यहां पर व्याख्या करनी पड़ेगी, यहां पर बहुत सारे उदाहरण देने पड़ेंगे, यहां पर अलग अलग तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर चिंतन की गहन जो शैली है उसका यहां पर प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर चिंतन की किस शैली होगी, गहन शैली किसमें होगी, ये इसमें होगी। क्लियर। अब आया दोस्तों विवेचनात्मक चिंतन, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग व्यक्ति में वे योग्यताएं हैं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो है मूर्त अनुभव प्रदान करना नहीं है, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, ठीक है, यह भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। कुछ उत्पन्न करना, निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो देखिए इन सारे ऑप्शंस पर अगर एक बार हम फिर से यहां पर नजर डालें तो यहां पर किसकी बात हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी आलोचनात्मक, समालोचनात्मक बात हो रही है। तो फिर क्या होगा, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और फिर निष्कर्ष निकालना, समझ गए ना।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें यह देखा जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, क्यों सही है क्यों गलत है, तो विश्लेषण किया जाएगा, संश्लेषण किया जाएगा और उचित इसकी व्याख्या की जाएगी और फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो जवाब ये वाला। क्लियर। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे हम लोग आगे बढ़े तो आया यहां पर कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखो यहां पर क्या आया, अवधारणात्मक परिवर्तन, यानी कि कॉन्सेप्चुअल चेंजेस यहां पर लाने हैं। क्या लाने यहां पर, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो पहला यहां पे क्या आया कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। देखो दोस्तों क्या आया, हतोत्साहित करना, तो ये तो हम करते ही नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, इसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या आया, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। फिर उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो देखो यहां पर क्या आया, अवधारणात्मक परिवर्तन, यानी उनके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, उनके कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से तैयार हो, तो उसके लिए क्या किया जाए कि उनको स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों को साथ चर्चा भी करनी चाहिए। जैसा हम लोग यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चंस का जो विश्लेषण लेकर के आते हैं, उस विश्लेषण का उद्देश्य यही होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हो वो और ज्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आए कि ये उत्तर जो बना है वो किस वजह से बना है, ये उत्तर किस वजह से माना गया है। तो इसका जवाब जो है वो ये वाला है। क्लियर। अब आया यहां पर कि जब हम संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग कॉग्निशन पढ़ते हैं, संज्ञान पढ़ते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञान जो है वो 3 क्रियाओं का योग होता है, जिसमें एक संवेदना होता है, दूसरा प्रत्यक्षीकरण होता है और तीसरा अवधारणा या फिर संप्रत्यय होता है। तो यहां पर बात हो रही है कि संवेदना का जो ज्ञान है उसमें जब अर्थ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दोस्तों प्रत्यक्षीकरण बन जाएगा। समझ गए, देखना संवेदना है और देख करके उसका अर्थ लगाना वो क्या है, वो प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जवाब जो है वो क्या है, वो प्रत्यक्षीकरण है। बढ़ते हैं, देखिए आगे, दुरुस्त वस्तुओं के बारे में सोचना कहलाता है। ठीक है, मैं यहां पर हूं और किसी दूर की चीज के बारे में सोच रहा हूं तो क्या कहलाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहां पर हूं और किसी दूर की चीज के बारे में सोच रहा हूं, मैं फिजिकली यहां पर हूं, मेरा मन कहीं और है, मैं कहीं और कुछ सोच रहा हूं, तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल, वो कल्पना है कि मैं कल्पना कर रहा हूं। क्लियर। अब आया यहां पर समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। ये आपका समस्या समाधान जो उपागम है उससे हमारा प्रश्न है और इसमें पूछा कि क्या शामिल नहीं है। तो देखो आंकड़ों का एकत्रीकरण आप लोग जानते हैं इसका पद होता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना भी इसका पद होता है, सत्यापन और सामान्यीकरण करना भी इसका पद होता है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये सही नहीं है। ठीक है। फिर आया निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेय का उदाहरण नहीं है। अर्जित अभिप्रेय का उदाहरण नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए अभिवृत्ति अर्जित होती है, रुचि अर्जित होती है, जिज्ञासा अर्जित होती है और भूख अर्जित नहीं है। भूख कैसा है, ये जैविक अभिप्रेय को होता है। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है भूख। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग तो आया कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि प्रेरणा क्या है। ठीक है, किस उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रेरणा क्या है। तो देखो यहां पर क्या आया कि छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या आया, आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है, यहाँ पे शब्द क्या आया, भावुक है और अच्छा करना चाहता है। भावुक है तो दोस्तों इमोशनल बिहेवियर हो गया। छात्र ब सक्रिय है, क्या लिखा है देखो यहाँ पर वर्ड सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करना चाहता है। छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव कराती है। यहां पर भी ये चीज है, देखो यहां पर ये जो वर्ड आया है सक्रिय, ठीक है, तो आप लोग जानते हो
अभिप्रेरणा की एक डेफिनेशन है गुड की, गुड का एक कोटेशन है। गुड क्या कहता है? गुड कहता है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। और अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्या रखती है? सक्रिय रखती है, एक्टिव रखती है। तो ये जो है यही इसका उत्तर है दोस्तों। यानी अभिप्रेरणा के बारे में ये जो एग्जाम्पल है वही अभिप्रेरणा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है कि छात्र क्या है? सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए रहता है। ठीक है, अब आया यहां पर वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों योग्य सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह कहलाता है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सटीक इसका जवाब है, सिंपल सा इसका जवाब है। और जवाब क्या है? जवाब है इसका कौन सा? यहाँ पर देखो, एक मौलिक अनुसंधान, दूसरा कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है। क्लियर? अब देखिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े, आगे चर्चा करें हम लोग। तो यहाँ पर आया क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? बच्चों का परस्पर झगड़ा शामिल है, शैक्षिक सामग्री उपयोग की समस्या शामिल है, प्रधानाध्यापक अन्य शिक्षकों पारस्परिक सहयोग भी शामिल है, बच्चों के माता पिता के झगड़े ये इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान केवल उन्हीं पर किया जाएगा, उन्हीं समस्याओं पर किया जाएगा जो किससे संबंध रखती है? विद्यालय से संबंध रखती है। तो ये इसका जवाब। फिर है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है? तो देखो, सीखने वालों की स्कृति, ये एक्चुअली दोस्तों स्कृति नहीं है, यह है स्मृति। ये क्या है यहाँ पर? स्मृति। स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। यस, अभिप्रेरणा क्या करता है? रुचि का सृजन करता है, रुचि का जागरण करता है। तो इसका जवाब ये वाला होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। अगले प्रश्न पे बात करें तो देखिए, मैक्लियन का योगदान निम्नांकित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? तो देखो, ये कुछ अभिप्रेरक दे रखे हैं, ठीक है ना। और मैक्लियन का जो संबंध है वो आप लोग जानते हो किसके साथ? उपलब्धि अभिप्रेरणा के साथ। आप लोग जानते हो मैक्लियन जो है उन्होंने 1961 में क्या किया? इस उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन किया था। कहां पर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। और इसके बाद इनके दो साथी, इनके दो शिष्य जो थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, जिसका नाम आप लोग जानते हो, एक का नाम एटकिंसन और एक का नाम होएंगा एंड होएंगा। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हैं? ये उपलब्धि प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। अब आया अभिप्रेरणा वर्णित होती है, यानी अभिप्रेरणा किससे वर्णित होगी? तो ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा, या फिर भावात्मक जागृति के द्वारा, या फिर एक और दो, दोनों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो कि अभिप्रेरणा जो है वो क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रकार का भाव होता है, यानी अभिप्रेरणा एक प्रकार की क्या होती है? भावात्मक अभिव्यक्ति होती है। तो भावात्मक जागृति के द्वारा क्या होगा? वर्णित होती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब आया कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, यानी इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जिससे उसको सहमत होना चाहिए? तो यहां पर आया कि आंतरिक अभिप्रेरणा तब तक होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, जिस तरह का यहां पर जो स्टेटमेंट है उससे हम लोग सही आंसर पे सीधे पहुंच जाते हैं। फिर बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा प्रदान करते हैं, बाह्य पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा प्रदान नहीं करते। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। आंतरिक प्रेरणा तब होती है, ये तब है दोस्तों, तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक, तो बाह्य नहीं होगा, उसमें आंतरिक होगा। तो इसका जो जवाब है वो ये कि बाह्य प्रेरणा तब होगी जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। क्लियर? अब आया कि व्यक्तिगत स्थायी समायोजन है तो पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपयुक्त सभी के साथ। तो उपयुक्त सभी के साथ होता है व्यक्तिगत स्थायी समायोजन। अब देखिए, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर कि एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है।
क्या करना चाहता है, गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, मतलब प्लस है वो। पर इसके बाद वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है, यानी माइनस भी है ये। तो निम्न में से किस सापेक्ष में से अच्छी तरह समझाया गया है? तो देखो यहाँ पर सीधा ये पद्धति और ये वर्जन, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, यानी वो स्वीकार तो करना चाहता है तो इसके लिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन दंड से भी बचना चाहता है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस माइनस यानी पद्धति वर्जन, यानी इसका मतलब अप्रोच अवॉइडेंस, विरोधाभासी परिस्थिति होती है। आप लोग जानते हो ये उपागम जो है, मतलब द्वंद्व जो होता है उसके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, और दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब आया यहां पर, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उसके बारे में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो देखो यहां पर क्या आया कि बच्चा अपना जो गुस्सा है उसको दूर करने के लिए क्या करता है, खेलने चला जाता है। तो ये क्या होता है, ये आप लोग जानते हो क्या होता है, ये विस्थापन होता है। किसी एक वजह से हुए दुख दर्द या तनाव को क्या करना, किसी दूसरे से बदल लेना। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब है दोस्तों विस्थापन। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। आप लोग पढ़े हैं, प्रश्न है यहां से इस प्रकार का कि स्कूल में एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे ने पीटा और घर जाकर के उसने अपने छोटे भाई को पीटा। तो ये क्या है, ये विस्थापन है, ठीक है ना। उसको जो दुख दर्द या तकलीफ हुई वो उसने अपने भाई को दुख दर्द या तकलीफ देकर के अपने दुख दर्द को भुला दिया। तो क्या है, वो विस्थापन। तो ये विस्थापन है दोस्तों। क्लियर? अब देखिए क्या आया, छात्रों में चोरी की आदत किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? उदाहरण देकर, पारितोषिक देकर, सजा देकर, या बच्चे को डांट फटकाकर? यस, उदाहरण देकर के, यानी किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए जो बहुत ईमानदार था और इस उदाहरण देकर के उसकी चोरी की जो आदत है उसको छुड़ाया जा सकता है कि देखो वो बहुत अच्छा था, चोरी नहीं करता था। इस तरीके से ऐसे उदाहरण देकर के क्या किया जाए, उसकी इस आदत को छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। फिर आए विशिष्ट बालक औसत बालकों से प्राय कैसे होते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हो कि विशिष्ट जो बालक होते हैं वो या तो बहुत हाई होते हैं या फिर बहुत लो होते हैं। अगर हम माने औसत ये बीच में है तो इधर वाले भी विशिष्ट होंगे और इधर वाले भी विशिष्ट होंगे, या जो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे वो भी विशिष्ट होंगे और जो बहुत ज्यादा नीचे होंगे वो भी विशिष्ट होंगे। तो देखो यहां पर क्या आया, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। क्लियर? फिर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? प्रख्या शिक्षक, पर्याप्त शिक्षक, परिकल्पना निर्माण और कक्षा कक्ष। तो क्या जरूरी है इसके लिए? तो देखो इसके लिए जरूरी क्या होता है, परिकल्पना का निर्माण, यानी हाइपोथेसिस बनाना जो है वो इसके लिए जरूरी होता है। तो ये थे हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के 30 प्रश्न। नमस्कार, अब हम शुरू करते हैं 30 तारीख को हुए पेपर में लेवल फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी विषय से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। हिंदी विषय में जो प्रश्न आए थे उनमें सबसे पहला प्रश्न था, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार व्याकरण से भाषा पर पूर्णाधिकार होता है? देखो भाषा के 3 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत है अव्याकृति सिद्धांत, जिसमें ये मानते हैं कि व्याकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, भाषा सीखने के साथ ही व्याकरण का विकास या व्याकरण का ज्ञान अपने आप हो जाता है। दूसरा है व्याकरणातिरेक सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये माना गया है कि व्याकरण सीखने के बाद ही भाषा विकसित होती है, मतलब भाषा पर पूर्ण अधिकार व्याकरण से ही प्राप्त होता है। और यहाँ भी यही पूछा गया है कि भाषा पर पूर्णाधिकार किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो भाषा पर पूर्णाधिकार जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? व्याकरणातिरेक सिद्धांत पर आधारित हुआ माना जाता है, व्याकरणातिरेक सिद्धांत। तो व्याकरणातिरेक सिद्धांत यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखो बालकों को शब्द रचना के नियमों का ज्ञान करवाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। शब्द रचना का ज्ञान करवाना भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। कक्षा में आनंद का वातावरण विकसित करना, अब कक्षा में आनंद का वातावरण विकसित करना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है, क्योंकि विद्वान एवं मनीषियों के द्वारा व्याकरण को तो एक नीरस विषय माना जाता है, उसमें आप रस या आनंद का विकास नहीं कर सकते। इसलिए कक्षा में आनंद का वातावरण विकसित करना यहाँ उत्तर सही माना जाएगा, जो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये जो उद्देश्य है वो किस शिक्षण का है? पद्य शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। भाषा अभ्यास और व्यवहार से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं। उक्त कथन किस विधि की ओर संकेत करता है?
तो देखो जब अपन भाषा संसर्ग विधि की चर्चा करें तो भाषा संसर्ग विधि में क्या किया जाता है कि बालक को अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, उसे पुस्तक बता दी जाती है व्याकरण की, और व्याकरण की पुस्तक के नाम बता दिए जाते हैं। बालक पढ़ करके स्वयं उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए यहां भाषा संसर्ग विधि जो उत्तर है वो सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि भाषा जो है वो अभ्यास और व्यवहार से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं। तो भाषा शिक्षण पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है, व्याकरण शिक्षण पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, और भाषा के लिए अभ्यास करवाया जाता है भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो देखो तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक तत्पुरुष का भेद होता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तो जब किसी सामासिक पद की रचना करते समय दोनों पदों के बीच में से कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप कर दिया जाता है तो वो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होता है। और जिस कारक चिन्ह का लोप होता है उस कारक का नाम ही तत्पुरुष से पहले लिखकर उसका भेद निर्धारित कर दिया जाता है। तो करण कारक चिन्ह का लोप होता है वो ही करण कारक तत्पुरुष समास माना जाता है। तो यहाँ रेखांकित जो शब्द है तो रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित, से या के द्वारा अंकित। अब के द्वारा शब्द आता है तो के द्वारा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? के द्वारा शब्द करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां शुद्ध उत्तर माना जाएगा। रेलगाड़ी शब्द में सही समास विग्रह होगा तो रेलगाड़ी किसे कहते हैं? रेल कहा जाता है पटरी को, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो रेल पर ही चल सकती है उसे ही रेलगाड़ी कहा जाता है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी जो होगी वो ही रेलगाड़ी शब्द का तत्पुरुष समास विग्रह होगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी वाक्य या वाक्यांश के प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर किसी सामासिक पद की रचना की जाए, वहां पर तत्पुरुष समास होता है और लुप्त पद तत्पुरुष समास माना जाता है। क्यों? क्योंकि बीच के पदों का लोप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है, रेल के द्वारा चलने वाली नहीं होती, लोह पथ पर चलने वाली नहीं होती, पटरियों पर चलने वाली नहीं होती। अब लोह पथ कह तो सकते हैं रेल को, लेकिन यहाँ रेलगाड़ी शब्द समास विग्रह जब अपन करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखनी है, सामासिक पद में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसी शब्द का विग्रह में प्रयोग किया जाता है, उसके पर्याय शब्दों का विग्रह में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। किस विकल्प में संधि व समास से युक्त पद नहीं है? तो देखो युधिष्ठिर में समास भी होता है, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह युधिष्ठिर मतलब समास हो गया, बहुब्रीहि कुंती पुत्र में रूढ़ हो गया, और युधि जोड़ स्थिर युधिष्ठिर संधि भी हो गई। पीत जोड़ अंबर पीतांबर संधि भी है और समास भी है। प्रति जोड़ एक संधि भी है और समास भी है, लेकिन अविवेक में संधि नहीं संयोग है, समास भी है लेकिन संधि नहीं है, संयोग से बना हुआ शब्द है, इसलिए 1 नंबर उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है अपना, समास का वास्तविक अर्थ होता है। समास का वास्तविक अर्थ वर्णों पदों का मेल नहीं होता। समास शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो संक्षिप्तीकरण करना माना जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ देखने के लिए एक परिभाषा आती है, समसनम समास है। समसनम समास है अर्थात संक्षिप्त करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। निम्न में से किस समास में, इसलिए यहां 1 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। निम्न में से किस समास में उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती? तो देखो पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ही होते हैं। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान, उभय दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान जो होगा वो कौन सा है? अव्ययी भाव।
द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष, उभय पद प्रधान द्वंद्व और अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। अब अपन देखें कि साहब यहां तो कर्मधारय और द्विगु और लिखा हुआ है, तो हम कैसे चयन करें? तो कर्मधारय और द्विगु में द्वितीय पद की ही प्रधानता होती है, जिसके कारण ये तत्पुरुष के उपभेद माने जाते हैं। तत्पुरुष के दो भेद कर दिए जाते हैं मुख्यतः, वैधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है आपका कर्मधारय, और द्विगु वैधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये तत्पुरुष के दो भेद हैं, तो द्वितीय पद ही इसमें, द्वितीय पद ही इसमें, द्वितीय पद ही इसमें। अब अगर आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि उभय पद प्रधान होता है कौन सा? द्वंद्व। तो द्वंद्व में केवल द्वितीय नहीं, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए 4 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। जब तक सफल ना सफल हो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, तो नींद चैन आदि यहां पर द्वंद्व समास माना जाएगा। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, तो यहां पर पूरी पंक्ति का अर्थ निकालें तो किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, तुम ये राम नाम अंकित पीतांबर मतलब पीत अंबर, पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र, पीत वस्त्र पहनकर कहां जा रहे हो? तो यहां दो शब्द आए, वस्त्र और पीत। तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है पीत, और विशेषण विशेष से जब प्रयुक्त होते हैं तो केवल कर्मधारय समास माना जाता है। हालांकि पीतांबर अकेला शब्द पूछे और उसमें पूछ ले कि कर्मधारय है या बहुव्रीहि, तो पहले बहुव्रीहि का चयन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समासिक पद ऐसे होते हैं जिनमें बहुव्रीहि के साथ अन्य समासों के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जैसे पीतांबर में कर्मधारय का लक्षण मिला, लेकिन उनमें चयन करते समय पहले बहुव्रीहि का चयन करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो शब्द है वो रूढ़ अर्थ नहीं दे रहा, केवल पीले वस्त्र का अर्थ दे रहा है, इसलिए केवल कर्मधारय को ही सही माना जाएगा। अगला देखें, समास की दृष्टि से असुमेलित असमूहित विकल्प का चयन कीजिए। तो लोकसभा, लोगों की सभा को लोकसभा कहा जाता है, राज्यों की सभा को राज्यसभा कहा जाता है, ग्राम की सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। जब दोनों पदों के बीच में का, के, की इन शब्दों का लोप होता है तो संबंध कारक तत्पुरुष माना जाता है, जबकि विधानसभा जो होती है उसका विग्रह होता है विधान के लिए सभा, विधान की सभा नहीं, के लिए। तो के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है, इसलिए यहां इन तीन में तो है संबंध कारक और इसमें है संप्रदान कारक, इसलिए 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। निम्न में से सामासिक दृष्टि से असुमेलित शब्द है देश में अटन, गृह में प्रवेश, पुरुषों में उत्तम। तो में का प्रयोग हो रहा है, इस कारण यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन ग्रामगत में ग्राम को गत का प्रयोग सही उत्तर माना जाता है, जो कर्म कारक में आता है। गत, आगत, श्रित, आश्रित, गमन ऐसे शब्द अगर द्वितीय पद के रूप में हो तो वहां कर्म कारक तत्पुरुष ही माना जाता है। निम्न में से मध्य पदलोपी समास का उदाहरण है। मध्य पदलोपी मतलब बीच में से पदों का लोप कर दिया जाए, तो यहां जलयान उत्तर माना जाएगा, क्योंकि जलयान होता है जल पर चलने वाला यान। तो जल प्रथम शब्द ले लिया, यान अंतिम शब्द ले लिया और बीच वाले पदों का लोप कर दिया। यहां देखो जल जोड़ दे, कष्ट जोड़ प्रद और ए जोड़ नाथ। तो जलद और कष्टप्रद प्रत्येक से युक्त जो शब्द होते हैं उनमें उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है, और ऐसे शब्द जिनके ए, अन, अने, ने, ना उपसर्ग लग जाएं और वे शब्द उपसर्ग जुड़ने के बाद अपने मूल शब्द के विलोम शब्द में बदल जाते हैं तो नय्य तत्पुरुष हो जाता है। तो यहां तो नय्य हो गया और यहां पर उपपद तत्पुरुष हो जाएगा, लुप्त पद तत्पुरुष यही माना जाएगा, इसलिए जलयान उत्तर सही होगा। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास नहीं है? अलुक तत्पुरुष समास प्रथम पद विभक्ति युक्त होता है, तो अंतेवासी में भी अलुक तत्पुरुष है, मनसिज में भी अलुक तत्पुरुष है, भयंकर में भी है। लेकिन यहां देखो प्रद, प्रद का मतलब प्रत्यय युक्त शब्द है, इसलिए ये उपपद है, अलुक नहीं है। 4 नंबर उत्तर यहां सही उत्तर माना जाएगा।
अगला देखें, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? तो देखो, मनः जोड़ चिकित्सक, अपन बोलचाल की भाषा में मनः चिकित्सक को मनोचिकित्सक ही कहते हैं, जबकि होता क्या है ये मनश्चिकित्सक। मनश्चिकित्सक विसर्ग के बाद अगर चय वर्ण आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। मनः जोड़ कामना, ए आ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद कै ख पै फै वर्ण हो तो वहां किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और मनः कामना ही रह जाएगा, मनोकामना अशुद्ध शब्द होगा। पयः जोड़ पान, ये पूर्ण रूप से शुद्ध संधि है। और यश जोड़ इच्छा, यश इच्छा होगा, इसकी मात्रा परिवर्तित नहीं होगी, यश इच्छा रूप में लिखा जाएगा, इसलिए 3 नंबर का विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? तो देखो, कारावास, कार जोड़ आवास कारावास नहीं होता, कारा जोड़ आवास को कारावास कहा जाता है। कार के लिए जो आवास होता है उसे कारावास नहीं, कारा के लिए जो आवास होता है उसे कारावास कहा जाता है। गुड़ जोड़ आकेश गुड़ाकेश नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होगा गुड़ाका जोड़ ईश, गुड़ाका जोड़ ईश। आत्मा अवलोकन, तो आत्मा जोड़ अवलोकन शुद्ध नहीं होता, क्योंकि आत्मा का कभी अवलोकन नहीं किया जा सकता। आत्म का मतलब स्वयं, अवलोकन, स्वयं का अवलोकन ही क्या कहलाता है? आत्मा अवलोकन कहलाता है। तो यहाँ आत्मा नहीं होकर आत्म होता तब शुद्ध होता। और शुक्र जोड़ आचार्य, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए 4 नंबर का उत्तर यहाँ सही उत्तर होगा। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? प्र जोड़ ऋण बराबर प्रार्ण, प्रवत्सर कंबल वसनार्ण 10 सुख दुख, ये सूत्र काम करता है यहाँ पर और वृद्धि मानी जाती है, वृद्धि आदेश हो जाता है। वसन जोड़ ऋण वसनार्ण, लेकिन उत्तम जोड़ ऋण उत्मार्ण नहीं हो करके क्या हो जाएगा? उत्मरण हो जाएगा। उत्मरण कहा जाता है किसको? ऋण देने वाले को। ऋण देने वाला जो होता है वो उत्मरण कहलाता है। ये शुद्ध है अशुद्ध है, उत्मारण न होकर उत्मरण होता तब शुद्ध होता। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो विश्व जोड़ मित्र विश्वामित्र सही है, दीन जोड़ नाथ दीनानाथ सही है। मूसल जोड़ आधार नहीं होता, मूसल जोड़ धार अगर करेंगे तब शुद्ध होता, इसलिए ये गलत उत्तर माना जाएगा, ये गलत संधि मानी जाएगी, सही उत्तर माना जाएगा। सॉरी। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सट जोड़ मार्ग बराबर क्या होता है? सन्मार्ग, मतलब प्रथम वर्ण के बाद अगर नैमे वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो 1 नंबर उत्तर यहाँ सही उत्तर होगा। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? चमू जोड़ उत्साह पूर्ण रूप से सही संधि विच्छेद है, इसलिए सही उत्तर 1 नंबर ही होगा। यहां गलती क्या हुई? इंद्र में ई की मात्रा दीर्घ कर दी गई, जबकि इंद्र में ई की मात्रा क्या आती है? ह्रस्व आती है। कपि में ई की मात्रा दीर्घ कर दी, कपि में भी ई की मात्रा ह्रस्व आती है। सु में उ की मात्रा अगर ह्रस्व लिखी होती तो शुद्ध होता, इसलिए यहाँ ये अशुद्ध लिख दिया, यहाँ ये अशुद्ध लिख दिया और यहाँ ये अशुद्ध लिखने के कारण सही संधि नहीं होगी। अगला देखें, संधि की दृष्टि से असमूहित विकल्प है। तो राका जोड़ ईश, उत्तम जोड़ ऋण, सर्व जोड़ उत्तम, ये तीनों तो गुण के उदाहरण हैं, गुण संधि के। और ये गुरु जोड़ औदार्य, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो यण 3 में गुण हो रही है, 1 में यण, तो असमूहित यण वाला हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर सही उत्तर होगा। यहाँ सम्यक दर्शन की संधि विच्छेद होगा। सम्यक जोड़ दर्शन, सम्यक जोड़ दर्शन, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रथम वर्ण के साथ जब किसी घोष वर्ण मतलब तीसरे चौथे वर्ण यरलव्य है और किसी भी स्वर का मेल होता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। तो कै को अपन ने यहाँ किस में बदल दिया? ग में बदल दिया, और दर्शन का दर्शन रह गया तीसरा वर्ण होने के कारण। यहाँ पर 3 नंबर विकल्प सही उत्तर है। कौन सा क्रमांक असंगत है? तन जोड़ अंगी तनंगी, सु जोड़ ऐच्छिक स्वैच्छिक, मुख जोड़ ओटा मुखोटा।
अब देखो यहां पर क्या गलती हुई, ऐच्छिक, ऐच्छिक में एक के ऊपर मात्रा आती है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इस कारण गलत हो गया। तन जोड़ अंगी तनवंगी नहीं होता, तनु जोड़ अंगी तनवंगी होता है, इस कारण गलत हो गया। मुख जोड़ औटा नहीं होकर के ओटा होता तो फिर क्या होता, सही होता, सॉरी औटा, मुखौटा, यहां दो मात्रा आती। लेकिन स्वातंत्र्य जोड़ उत्तर बराबर स्वातंत्र्योत्तर, ये सही विकल्प है, इसलिए 4 नंबर संगत है। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में हुआ था। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1954 ईस्वी में बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया, लेकिन भारत में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया था, इसलिए 1963 ईस्वी उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पद्य शिक्षण में आदर्श वाचन कितनी बार होता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और पद्य शिक्षण करवाते समय एक शिक्षक के द्वारा 3 बार आदर्श वाचन किया जाता है और गद्य शिक्षण में केवल 1 बार आदर्श वाचन होता है, तो 3 बार का उत्तर यहां सही माना जाएगा। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो यहां पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे, बीएफ स्किनर थे, तो रेखीय के बीएफ स्किनर, तो ए में कितने नंबर, 3 नंबर, लेकिन ए में 3 नंबर तो 3 में आ गए, इसलिए कौन सा उत्तर करें, ये एक तो अपने आप आउट हो गया, 3 बचे अपने पास। अब देखें साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने, तो नॉर्मन ए क्राउडर मतलब बी में 2 नंबर होना चाहिए, बी में 1 नंबर होना चाहिए। अब ये 2 विकल्प बच गए, 2 विकल्प में 3 और 1 आ रहा है, इसलिए 1 नंबर भी गया। अब देखें तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था 4 नंबर में, तो 4 नंबर यहां आ गया। अब देखो 3, 1, 4, इन 3 का पता, अब चाहे अनुकूलीय का पता हो या ना हो, आपका उत्तर सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो देखो ये गलती आ गई, इसमें ये गलती आ गई और इसमें ये गलती आ गई, 3 ऑप्शन गलत हो गए, अब चौथा बचा वो अपने आप सही हो जाएगा। 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन गार्डन पास्क के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखें, होनी चाहिए मतलब पुस्तक आंखों से कितनी दूर पर स्थित होनी चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर लगभग 1 फीट या 12 इंच, तीनों में से कोई भी हो, एक ही मात्रक है, तो 3 नंबर विकल्प सही होगा। द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक थे सीजे डोडसन, सीजे डोडसन के द्वारा गुइन महोदय ने दी थी प्रत्यक्ष विधि और बोकिल महोदय ने उसे अधिक विकसित किया था। पर्यवेक्षित से अध्ययन से हमारा तात्पर्य अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों का उस समय निरीक्षण करने से है जब वो अपनी टेबलों या मेजों पर कार्यरत रहते हैं। यह कथन पर्यवेक्षित अध्ययन के बारे में किसने कहा था, तो यह कथन बाइंडिंग एंड बाइंडिंग महोदय के द्वारा कहा गया कथन माना जाता है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए थे। उम्मीद है आपको प्रश्न पत्र अच्छे लगे होंगे और प्रश्नों की प्रकृति अच्छी लगी होगी। इन प्रश्नों में जो उत्तर आपके गलत हुए हैं कृपया उन्हें पुनः देखें, जांचें और सही करने का प्रयास करें कि मेरी गलती हुई वो क्यों हुई, इसे मैं सुधार करूं। और अगर सही हो रहे हैं प्रश्न तो शेष जो 3 ऑप्शन है उनका क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, उन पर भी थोड़ा सा आप लोग नोटिस रखें। इस प्रकार से अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हेलो गाइज, मैं प्रवीण स्वामी एक बार पुनः सभी अभ्यर्थियों का प्रयास ऑनलाइन के डिजिटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी जो अपना 30 तारीख को जो पेपर हुआ है उसका अपन डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन विद कंप्लीट एनालिसिस, वो देखना है। जिसका सिलेबस अपन जाने उसमें 2 बिंदु थे, सिलेबस के तौर पे 2 बिंदु डाले हुए हैं। एक तो है अपना फ्रेजल वर्ब और दूसरा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये 2 टॉपिक हैं जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन अपना
उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना केबिन जो है, कैबिन, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कैबिन। कैबिन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। फोनेटिक वाला पार्ट जहां आता है तो मैं हल्की सी 2-4 आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, हो सकता है आपके जीवन में कारगर साबित होने वाला बिंदु हो। फोनेटिक में टोटल जो साउंड अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशंस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो टोटल जो स्पीच साउंड्स जो मान जाती हैं वो मान जाती हैं 44। और ये साउंड का निर्धारण करता कौन है, आईपीए करता है। आईपी की फुल फॉर्म अगर जाने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाने वाला बिंदु है। आरपीएससी ग्रेड 2, फर्स्ट ग्रेड और रीट जैसी भर्तियां हैं उसमें पहले ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आईपीए स्टैंड फॉर, आईपी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, आईपी जो है इसका मीनिंग जो है, इसकी जो फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, आई का मतलब इंटरनेशनल, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। पी स्टैंड फॉर होता है फोनेटिक, फोनेटिक, एंड ए स्टैंड फॉर अल्फाबेट, अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। जहां अगर अल्फाबेट ऑप्शन में नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एसोसिएशन वर्ड का चुनाव कर सकते हो। लेकिन ये याद जरूर रखना, ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ऑप्शन में तो क्या दे दिया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट दे दिया और एक पर्सन उसमें दे दिया इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। अगर मान लो दोनों कहीं दे दिए जाते हैं तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर उसमें प्राथमिकता हम किसको देंगे। तो डियर गाइज, ऐसी सिचुएशन में किसी को भी अपन प्राथमिकता नहीं देंगे, श्योरली वो पर्सन क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है, डिलीट होगा, ठीक है। बोनस मार्क के आप हकदार होंगे, सभी एस्पायरेंट होंगे। तो आईपी जो होता है ना, आईपी के अकॉर्डिंग अपन देखें कि स्पीच साउंड जो है, तो स्पीच साउंड जो है इसको टोटल संख्या में अगर अपन काउंट करें तो स्पीच साउंड्स की टोटल नंबर जो मान जाती हैं वो मान जाती है 44। दीज 44 स्पीच साउंड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 44 जो साउंड होती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और सेकंड जो पार्ट अपना है जिसको अपन बोलते हैं वाउवल साउंड्स, वाउवल साउंड्स बोलेंगे, ठीक है। एक इसका उच्चारण वोवेल नहीं होता जनाब, इसका उच्चारण वाउवल होता है, वा उ ए ल, इस तरीके से वाउवल होगा, वाउवल बोलते हैं अपन इसको। कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, इनकी टोटल संख्या मानी जाती है 24 मानी जाती हैं, ठीक है। और वो वाउवल जो साउंड्स होती हैं इसकी टोटल नंबर जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती हैं, 20 मानी जाती हैं। वैसे कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वॉइस ट्री के अकॉर्डिंग अगर अपन जाने तो ये भी 2 चरणों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड और एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड। तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है 15 और वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं उनकी टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आता है ना वावल साउंड्स का वर्गीकरण और इसकी रिगार्डिंग एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो वावल साउंड्स जो होती हैं इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं मोनोप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स जो होता है इसी को अपन बोल सकते हैं प्योर वावल्स, प्योर वावल्स बोल सकते हैं, जिसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12 है। सेकंड जो पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं डिप्थोंग्स, क्या कहोगे, डिप्थोंग्स बोलेंगे, ठीक है। और डिप्थोंग्स होते हैं उसको अपन मिक्स्ड वोवेल भी कह सकते हैं, मिक्स्ड वावल। इसी को अपन वावल ग्लाइड भी कह सकते हैं, वावल ग्लाइड। और इसी को अपन बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वावल्स। और ये ऑप्शन डिजाइन हुआ था रीट 2016 में कि डिप्थोंग का मतलब क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन जो दे रखे थे, एक ऑप्शन दे रखा था, चौथा जो ऑप्शन था उसका वो था एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवेल्स। 2 प्योर वोवेल जो होते हैं, 2 प्योर वावल जो होते हैं, शवर की जो ध्वनियां होती हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो जुड़ाव होता है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डिप्थोंग से बोलते हैं, राइट जी। ये बेसिक बातें हैं, यहां तक मैंने बताया
आपकी पूरी सिलेबस में फोनेटिक की पूरी एक यूनिट है। टोटल यूनिट अपन जाने तो 6 हैं और मार्क्स कितने हैं 30। तो 30/6 इज इक्वल टू 5 मार्क्स, मीन्स ईच यूनिट विल कैरी 5 मार्क्स। प्रत्येक यूनिट है वो कितने नंबर की होगी 5 नंबर की। तो फोनेटिक में अपन देखते हैं तो आर्टेट 2011, आर्टेट 2012, रीट 2016, इन 3 भर्तियों में 5-5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन रीट 2018 में लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड अपन जाने, चाहे वो एसएसटी हो या साइंस हो, फोनेटिक के रिगार्डिंग 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं और प्रत्येक में उनमें भी 1-1% डिलीट हो गया था। पिछली बार फोनेटिक के रिगार्डिंग अपन देखें तो पेपर थोड़ा अनबैलेंस बन के आया था। ठीक है, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अब की बार भी अनबैलेंस ही होगा। तो ये बेसिक पृष्ठभूमि है, तैयार होगी सभी की। आईपी का मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या फिर अल्फाबेट। ठीक है, उसी प्रकार से स्पीच साउंड्स का वर्गीकरण करें, कितनी टोटल कितनी होती है 44, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया। कॉन्सोनेंट साउंड्स की टोटल नंबर कितनी होती है 24 होती हैं। ठीक है, जो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड जो कितने होते हैं 15, और एक होता है वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वो कितनी होते हैं 9। ठीक है, वावल साउंड जो होते हैं वो टोटल कितने होंगे 20 होंगे। 2 चरणों में डिवाइड हो गए। एक पार्ट है मोनोथोंग्स। मोनो शब्द का मतलब होता है एक, और डाई अथवा बाई का मतलब वो क्या होता है 2 होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, नाम से पता चल रहा है, जो एक सिंगल वोवेल जो होता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं मोनोथोंग्स, यानी प्योर वोवेल कह सकते हैं। और डिप जो वर्ड है, डाई जो वर्ड लगा हुआ अपना, तो डिप्थोंग्स का मीनिंग होता है वो क्या होता है जो 2 स्वरों के कॉम्बिनेशन से बनकर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं डिप्थोंग्स बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना वो देखना जी, ये दे रखा केबिन। अब इसको याद रखने के तरीके से आपको बता दूं मैं सिंपल सा, इसको आप हिंदी में तोड़ो, ऐसे बोलते हैं इसको कैबिन, ऐसे लिखो हिंदी में। कोई भी शब्द है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो एक तरीका बता दूं आपको मैं कि उसका उच्चारण करेक्ट हिंदी भाषा में कैसे लिखा जाता है, वो लिखिए। फिर उसी हिंदी भाषा का जो उच्चारण है उसकी आप मात्राएं तोड़िए, अलग अलग मात्रा तोड़ो। ठीक है, तो ये कैसे टूटा, कै प्लस ए के ऊपर मात्रा है, प्लस बै प्लस ई बड़ी है, और साथ में न, इस तरीके से आ गया। फोनेटिक की भाषा में कै के लिए जो सिंबल आता है वो कौन सा आता है के। ए बड़ी है तो बड़ी ए जो होता है ना उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से सिंपल तरीके से बता दो कि ई को दोनों तरीके से घुमाओ, ई को उल्टी करो और एक साइड में सुल्टी कर दो, ऐसे। ठीक है, बै ई क्या है, बै ई क्या है बड़ी, और बड़ी ई है तो फिर इसको क्या करेंगे अपन मार्क करेंगे, किससे करेंगे, इस टाइप से मार्क करेंगे, बिंदी 2 लगाओ। हाँ, कोई भी चीज बड़ी कब होती है, जब 2 बिंदी लग जाती है। वेरी गुड जी, यहां देखिए, और इस तरीके से इसका स्लैंग का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, ये स्लैंग लगाना है। तो इसका देखो दिखा कैबिन, सही जो अप्रोप्राइट ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो अपना कौन सा होगा 1 नंबर होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रखी है और वो मिस्टेक सभी में है। ठीक है, वो मिस्टेक सभी में है। ठीक है जी, देखो दिखा सही ऑप्शन कैबिन, ये पार्ट आ गया, ये बनेगा। उसी प्रकार से देखो ये क्या है, से का सिंबल है से, ये क्या है पै का सिंबल, ये है आ को लॉन्ग टाइम तक पुश कर रहा है, और ये कै का सिंबल इस तरीके से आ गया। ठीक है, आ को लॉन्ग टाइम तक पुश करते हैं तो उसका सिंबल यही होता है, लॉन्ग टाइम तक पुश करें। ठीक है, ये बिंदु आ गया। तो इसमें अपन देखें तो सही रूप होगा वो क्या होगा अपना स्पार्क, स्पार्क SPARK, ये क्या होगा आपका अप्रोप्राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जो होता है, ठीक है, या आ को अपन लॉन्ग टाइम तक पुश करें, जिसको इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में हम उच्चारित करते हैं आर से, उसके लिए जो सिंबल आता है वो कौन सा सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वर्ड आता है जैसे BALM आ गया, BALM। ठीक है, बाम, इस तरीके से उच्चारित करेंगे अपन बाम। आप क्या करोगे लॉन्ग टाइम तक पुश करोगे, तो इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूप में अपन देखें तो इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बना देंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्राइमरी स्ट्रेस, स्ट्रेस भी पूछ रहा है। ठीक है, पिक्चर जो वर्ड अपना,
ठीक है, ये जो शब्द है, ठीक है, इसका क्या है कि प्रॉपर जो है इसमें वर्ड स्ट्रेस का प्रयोग कहां होगा, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगा। तो तोड़िए इसको। पिक्चर कैसे लिखा जाता है, पी कै च रे, इसको तोड़ो। याद रखना, यदि किसी शब्द के अंत में रे की साउंड आती है और रे से पहले क्या है, ए ई आई ओ यू अगर है, तो वहां पर रे की ध्वनि साइलेंट हो जाती है, ए की साउंड आएगी, केवल ए की, ये याद रखना है। तो क्या करना है, पै, इस तरीके से पै, ई छोटी है ऐसे, कै आ गया, और आगे क्या बोलोगे, च का सिंबल ऐसे होता है, और फिर लास्ट में रे नहीं लिखोगे आप, अर नहीं बोलना, सिर्फ ए बोलना है, ये आ गया पिक्चर। क्या है, पिक्चर। अब क्या है, ये बाइसिलेबिक वर्ड है। देखो वर्ड जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। मोनोसिलेबिक वर्ड का मतलब होता है कि वे शब्द जो एक बार में उच्चारित किए जाते हैं। दूसरा डाइसिलेबिक या बाइसिलेबिक वर्ड होते हैं जो 2 बार में उच्चारित किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसिलेबिक वर्ड्स बोलेंगे। और तीसरी जो टाइप आती है अपनी वो होती है पॉलीसिलेबिक, यानी जो मोर देन 2 यानी 2 से अधिक बार में उच्चारित किए जाते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड। स्ट्रेस कहां लगाते हैं, स्ट्रेस के लिए जरूरी है क्या कि पहले या फिर बाद में, पिक्चर ये पार्ट आ गया, जैसे ये पार्ट है, इसके बाद में साउंड आ रही है, किसकी आ रही है, ए की साउंड आ रही है, इसके बीच में यहां क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, क्या बोलोगे आप, पिक्चर, ऐसे बोलेंगे, पिक्चर ऐसे कहेंगे। और ऐसा जो अपन देखते हैं तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यही क्या होगा आपका अप्रोप्राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि बाउन जो वर्ड है इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसको उच्चारित अपन ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ये तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके देखो, बै। और ये जो ओ आता है इसको अपन सिंबलाइज करते हैं, वो इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, 2 मात्रा लगा देते हैं, और न के लिए एन आ गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है क्या है कि अंडरलाइन कॉन्सोनेंट, ठीक है, और अब क्या है, वावल साउंड। वावल साउंड इसमें कौन सी है, तो वावल साउंड ये वाला पार्ट आ गया ना अपना, और ये कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है, यही क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्टैंड फॉर द वर्ड। ठीक है, ये शो नहीं कर रहा, आपको बता दूं मैं, ये इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन में, ड आधा ए और च, और ऐसे दे रखा है कि ये जो उच्चारण दिया हुआ है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है, इसके लिए सही शब्द बताइए कौन सा होगा। तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, और डक्ट का सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, डक्ट। ये क्या होता है, डक होता है, इसका सही उच्चारण कैसे होगा, ऐसे होगा, डक। और इसका सही उच्चारण कैसे होता है, ये होगा डड, ये बिंदु आ गया। और ये क्या है, डच है, इसमें ड आधा ए च, ठीक है, इस तरीके से आ गया। और ये देखिए अपन इससे मिलान कौन है, ये पार्ट है, तो यही क्या होगा अपना अप्रोप्राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिएटर। थिएटर जो है, थिएटर, ठीक है, जबकि इसमें लास्ट में आर लिखना उचित नहीं मानते, ब्रैकेट में आर दे सकता है, सीधा अगला आर नहीं दे पाएगा, यह आपने लिख दिया सुविधा की दृष्टि से। दूसरी बात है इसके लिए सही उच्चारण अपन देखें, सॉरी सही शब्द जो अपन देखें तो वो कौन सा अपना थिएटर है। ये थ्रोट है, ये थ्रीट है, ठीक है, और इसको बोलेंगे थेटा, इस तरीके से थीटा, ये बिंदु आ गया। आगे देखिए, पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर सी एच हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी च से या सी एच जो है ना, सी एच से डिफरेंट साउंड कौन से पार्ट है उसमें निकल रही है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना मजेदार है जी। जितने भी फोनेटिक के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट, ठीक है, लेवल सेकंड एसएसटी के एस्पिरेंट हो और लेवल सेकंड साइंस के एस्पिरेंट हो, जितने फोनेटिक हैं वो ऑलरेडी आरपीएससी की जो भर्ती हैं पूर्व की, चाहे वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर हो, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश टीचर हो, या फिर रीट का जो एग्जाम हो, उसमें जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, वही इसमें डाले हुए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं चेक। क्या बोलते हैं, चेक। मतलब यहां पे देखो सी एच से साउंड किसकी निकल रही है, चेक की। इसको बोलते हैं चेस, यहां पे किसकी साउंड निकल रही है, चेक की। इसको बोलते हैं केमिकल, यहां किसकी साउंड निकल रही है, कै की। और इसको बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन, ये बिंदु आ गया। तो यहां किसकी साउंड निकल रही है, चेक की साउंड है। तो डिफरेंट साउंड वाला पार्ट
दिख रहा है केमिकल, ये पार्ट होगा। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। थिक जो है इसकी शुरुआत वाला जो शब्द अक्षर है उसके लिए जो फोनेटिक सिंबल होगा वो कौन सा होगा, ये देखना है। तो देखो एक आता थ और एक आता द। द का फोनेटिक सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, अब यहां पे तीर लगा दो, ये हो गया। और थ जो होता है उसका फोनेटिक सिंबल होता है थीटा वाला निशान जो होता है वो होगा। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द वर्ड बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो भी कंटेंट अपन दिए हुए हैं उसमें देखना है कि शुरुआत किससे, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत किन किन की हो रही है। यहां सी एच है वो च की साउंड निकाल रहा है, और यहां सी एच है वो किसकी, चॉइस। यहां देखना सी एच यू आर ची चर्च, च की साउंड, और यहां केमिस्ट्री कै की। ये क्या है, सिप से, और ये क्या है, चिप च। यही क्या है, चिप च, और यहां पे दे रखा किप कै। तो सेम साउंड से किसकी निकल रही है, यही आंसर होगा अपना चाम, और एक आ गया अपना चॉइस। ये पार्ट आ गया। दोनों में देखो शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट साउंड अपनी दोनों की क्या है, सेम है, बाकी किसी में सेम नहीं है। आगे देखिए, ये 16/2016 जो है रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन अपना, क्लास एज, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइए। यदि दोस्तों किसी शब्द का हम प्लूरल बनाते हैं, किसी भी शब्द को हम प्लूरलाइज करते हैं, और वो किससे करते हैं, ES लगाकर, तो ध्यान से सुनिए, वो ES से वो एज की साउंड नहीं निकालता, और किसकी साउंड निकालेगा, इज की साउंड निकालेगा। ठीक है, और इज कैसा होगा अपना, वो इस टाइप से होगा, जे आएगा इसमें जेड वाला, जी इज। जय है ना वो तीन होते हैं, एक तो ये आ गया, ये आता है सज, मतलब जय के नीचे एक तरह से बिंदी लगा सकते हैं अपन। हल्की सी इसमें क्या आती है, से की साउंड निकलती है, जैसे मैजा, प्लेजा, मैजा, प्लेजा, विशजिन, टेलीविजन, ये पार्ट आते हैं। इसमें नॉर्मल क्या आता है, हल्के से की साउंड आती है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कौन से सिंबल से, इस सिंबल से। एक जेड वाला जय आता है, जो एस अथवा जेड से जय की साउंड निकलती है, ठीक है, उसको अपन मार्क करते हैं किससे, जेड से। और एक आता है डी के साथ ये ऐसा चिन्ह लगाते हैं, 3 लगा देते हैं, D3, इसकी साउंड किससे निकलती है, जे, जी, डी जे और डी जी। इससे साउंड निकलती किसकी, जे की साउंड निकलती है, तो उसको हम सिंबलाइज करेंगे किससे, D3 से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या है, एज नहीं होगा, ये क्या है, क्लास, और क्लास का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ऐसे होगा, क्लास, आ, ये आ गया। और आगे ES के लिए सिंबल कौन सा है, इज, इस तरीके से क्लास इज, ये बोलो आप। वैसे क्या है, ग्लासेज नहीं होता, ग्लासीज, क्या कहोगे, ग्लासीज। गैसेज नहीं होता, गैसीज होता है। बुसेज नहीं होगा, बुसीज होगा। फिशेज नहीं होगा, फिशीज होगा। ठीक है, ES लगाकर अगर मान लो कोई भी नाउन उसको प्लूरलाइज किया जाता है, तो उस ES से जो साउंड निकलती है, उस साउंड को हम सिंबल की भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, इस टाइप से करेंगे। ओके जी। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर अपन जाने तो कौन सा है, 1 नंबर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश। वर्ड इंग्लिश हिंदी में लिखो इसको, हिंदी में कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे, इंग्लिश, ये आ गया। मात्रा तोड़िए, ई प्लस आधा न और ग प्लस ल प्लस ई छोटी प्लस में से, ये पार्ट आ गया। ऐसे मात्रा तोड़ दे। यदि कोई शब्द के बीच में एनजी अगर आता है, एनजी यानी अंग की साउंड जो निकलती है शब्द के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी वाली बात आप, ठीक है, फोनेटिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बावजूद भी ये बातें आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका फोनेटिक का तैयार होगा। किसी शब्द के बीच में अगर एनजी की साउंड निकलती है और ये ध्वनि निकाले, हिंदी में ये साउंड निकालता है, तो दोस्तों इस सिंबल के लिए अपन ये तो लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, जी भी लगाएंगे, ऐसे, इसको मार्क इससे करते हैं। लेकिन शब्द के अंत में अगर मान लो
ये साउंड निकल रही है, अंग की साउंड निकल रही है, तो इसमें जी नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करना है, यही एन जो है ना, जो बिगड़ा हुआ एन है, इसी एन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इंग्लिश का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। आई के लिए सिंबल ई आ गया, अंग के लिए ये बिगड़ा हुआ एन, साथ में जी भी लगाओगे, साथ में जी, ले का सिंबल एल, ई छोटी है तो इसको इससे मार्क कर दिया, और श है, ये पार्ट आ गया अपना श। ये बिंदु आ गया, कौन सा, श आ गया, श। और सॉरी, ये जो है ना सज के लिए जो साउंड निकलती है अपनी, वो इस तरीके से निकलता है, ये सिंबल आता है उसके लिए, ये जी। और आगे क्या लगाना है, इसके स्लैंग का यूज कर दो। ठीक है, ये क्या होगा, इसका अप्रोप्राइट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो दिखा, इंग्लिश में इसमें ये गड़बड़ कर दी, इसमें यही आंसर होगा अपना 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम वोवेल साउंड। ठीक है, किड ई छोटी, बीट ई बड़ी, टाइट आई, ये आ गया, सेम नहीं है। यहां देखिए, डीप ई बड़ी, कीप ई बड़ी, और स्वीप ई बड़ी। फिर भी ऑप्शन पे नजर डालो, फाइंड, सीट, काइट, आई और ई बड़ी, फीड, फाइन, मीन, इस तरीके से, ये भी नहीं है, यही आंसर होगा आपका। अगला न्यूज, न्यूज का सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो न्यूज को अपन हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे न्यूज, तोड़ लो इसकी मात्राएं, आधा न हो या पूरा न हो। ठीक है, सिंबल के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, न आएगा, एन आएगा। उसी प्रकार से ये का सिंबल ऐसे होता है, ये, और ये ऊ क्या है, बड़ा इसमें, और बड़ा तो इस तरीके से इसको कर देंगे। और क्या बताया था, एस अथवा जेड से जय की ध्वनि अगर निकलती है तो उसको सिंबलाइज करते हैं हम जेड से। किसे सिंबलाइज करेंगे, जेड से करेंगे। तो आपका अप्रोप्राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, न्यूज होगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस, यस में देखो दिखा, ये का सिंबल क्या होता है, जे होता है, ये पार्ट आ गया, कौन से ऑप्शन में है, ये पार्ट आ गया, 4 नंबर। ओके जी, आगे देखिए, अगला है ब्लू, क्या होता है, ब्लू नहीं होता, ब्लू, ऊ क्या है, बड़ा है, और बड़ा ऊ के लिए सिंबल रखते हैं अपन, वो कौन सा रखते हैं, ये सिंबल रखेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नौ। तो देखो, एक तो होता है NO और एक होता है KNOW। इन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों सेम होता है, ये नो नहीं होता और ये भी नो नहीं होता, दोनों का उच्चारण होता है नौ, न, ए, उ, और ए और उ दोनों मिल गए तो फिर क्या बन गया, डिप्थोंग बन गया। तो इन दोनों का ही ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, नौ होता है। GO गो नहीं होता, गऊ होता है। HOME होम नहीं होता, हाउम होता है। और SOUL सोल नहीं होता, सऊल होता है। डिप्थोंग का यूज होगा इनमें। ओके जी, तो सही उच्चारण इसमें अपन देखें तो कौन सा पार्ट होगा अपना, ए पार्ट। कॉन्सोनेंट साउंड की टोटल संख्या कितनी होती है, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी 24, और टोटल कितनी होती हैं, फोनेटिक सिंबल कितने होते हैं टोटल, 44। ये पार्ट आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, सिंपल सी बातें। आगे देखिए, डिप्थोंग्स आर प्योर वोवेल साउंड्स, नहीं, प्योर वोवेल साउंड्स होती है वो मोनोथोंग्स होते हैं, मोनोथोंग्स होते हैं। प्योर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं। ठीक है, सेमी वावल साउंड्स, और सेमी वावल साउंड्स में दो ही आते हैं, एक तो आता है ये और एक आता है वह। ये का सिंबल ये होता है और वह कौन सा आता है, डब्लू वाला वह आता है। वी से मार्क करने वाला वह जो होता है उसको इंग्लिश फोनेटिक के लैंग्वेज में सेमी वावल साउंड के रूप में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। डब्लू को सिंबलाइज अपन वह के रूप में करते हैं, वही क्या होता है, सेमी वावल्स होता है। चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वावल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वावल्स, ये पार्ट आ गया, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही होगा। आगे देखिए, यू मस्ट टू सेव योर लाइफ, फ्रेजल वर्ब दे रखी है। ठीक है, यू मस्ट सेव योर लाइफ जी, मतलब गिव अप का मतलब जानते हो क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है।
मतलब आप अपना जीवन बचाने के लिए कुछ झुक सकते हैं, कुछ दब सकते हैं, हार मान सकते हैं, ठीक है, किसके लिए? टू सेव लाइफ, जीवन बचाने के लिए, ठीक है। तो हार मान लेना, झुक जाना, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, दब जाना, इस सेंस में जो प्रयुक्त होने वाली फ्रेजल वर्ब आती है वो कौन सी आएगी अपनी? कौन सी फ्रेजल वर्ब काम में लेंगे? बताओ, देखा इन 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन किसका चुनाव करोगे आप? जी, गिव इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गिव इन का। तो यहां सेंटेंस के कंटेक्स्ट में अगर जाने की अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब अपनी कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी? गिव इन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट जो है उसने अपना जो कार्य है, भार है, वो सुपुर्द कर दिया, और किसको कर दिया? वाइस प्रेसिडेंट को सुपुर्द कर दिया। सौंपना, सुपुर्द करना, इस सेंस में प्रयुक्त होने वाली फ्रेजल वर्ब आती है वो कौन सी आती है? गिव ओवर आती है। तो यहां पे किसका प्रयोग कर दोगे? गिव ओवर का प्रयोग करोगे। और दोस्तों यहां पे गिवन ओवर का यूज है वो सभी ऑप्शन की रिगार्डिंग देखें तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, गिवन ओवर नहीं। इससे प्रेसिडेंट के बाद आप हैज का प्रयोग कर दो। किसका प्रयोग कर दो? हैज का प्रयोग कर दो। हो सकता है आपके पेपर में मिस्टेक हुई हो, ठीक है, हैज आएगा। कारण क्योंकि तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, ठीक है। थर्ड फॉर्म किस सिचुएशन में अपन काम में लेंगे? हैज, हैव, हैड, या शैल हैव, विल हैव, ठीक है। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पेपर में अगर मिस्टेक हुई तो यहां पे हैज का चुनाव कर लेना, जो बिल्कुल सही होगा फिर, ठीक है। द चीफ गेस्ट द प्राइजेज। चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जो है उसने क्या किया? द प्राइजेज, प्राइजेज मतलब जो पुरस्कार हैं उनको वितरित किया, बांटा, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। उस सेंस में प्रयुक्त तो होने वाली जो फ्रेजल वर्ब आती है अपनी वो कौन सी आएगी? देखिए कौन सी काम में लेंगे अपन? गिव अवे काम में लेंगे। गिव अवे, गिव है नहीं, सेकंड फॉर्म है, गिव वे दे रखा है, गिव वे कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती, गिव अवे ही आता है। तो यही क्या होगा? अपना अप्रोप्राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर आगे बढ़े। अगला है द पेशेंट शुड नोट एनीथिंग फ्रॉम द डॉक्टर। पेशेंट शुड नोट एनीथिंग फ्रॉम द डॉक्टर, ये पार्ट आ गया, ठीक है। एक तो होता है कीप डाउन और एक होता है कीप अप, दोनों के बीच में अंतर देखना। कीप बैक का मतलब होता है टू हाइड, किसी चीज को छिपाना, और खुद छिपना वो होता है कीप डाउन। क्या होगा? कीप डाउन, ठीक है। कीप डाउन का मतलब तो क्या होता है? छिपना। और कीप बैक का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? छिपाना होगा। क्या कहोगे? छिपाना। वैसे क्या है? वैसे क्या कहेंगे अपन? एक बिंदु आ गया अपना कौन सा? कीप अप वाला। और कीप अप वाला जो होता है, कीप अप का मतलब होता है वो क्या होता है? किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है, वो क्या होता है? कीप अप। तो इसका मतलब द पेशेंट शुड नोट एनीथिंग फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है। मतलब मरीज जो है उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाए, कुछ भी नहीं छिपाए। बोलते हैं ना कि मास्टर साहब होता है फिर डॉक्टर साहब होता है, उससे कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर होता है या डॉक्टर जो होता है उससे अगर अपन को छिपाएंगे, हेजिटेंट होंगे तो अपन बीमारी नहीं बता पाएंगे। और टीचर से अगर मान लो अपन शर्माते हैं, हेजिटेंट अगर होते हैं तो अपनी समस्या साथ या उसके समकक्ष समस्या समक्ष नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कीप बैक होगा। आगे देखो, इरेगुलर स्टूडेंट्स आर फॉर देयर होमवर्क, फॉर देयर होमवर्क, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कीप बैक का मीनिंग जो है आपको पता ही है, ठीक है। और कीप डाउन, कीप बैक का मतलब छिपाना, छिपाना इसका मतलब क्या होता है? छिपना। इसका मीनिंग होगा वो क्या होगा? बनाए रखना, ठीक है। और एक आता है हमारे पास कैप्ट इन, और कैप्ट इन का मीनिंग जो होता है जो पूर्व में भी आ चुका है, कैप्ट इन का मतलब होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कैप्ट इन? मतलब किसी भी चीज को रोक कर रखना, पेंडिंग रखना, ठीक है। किसी भी चीज को रोक कर रखना, रोके रखना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्ट इन। तो यहां सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन जाने कि अप्रोप्रिएट आंसर अपना कौन सा होगा तो वो कौन सा होगा? कैप्ट इन होगा। ओके गाइज, आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट द प्राइसेज ऑफ शुगर एंड व्हीट। द गवर्नमेंट द प्राइसेज ऑफ शुगर एंड व्हीट, ये पार्ट आ गया। बताओ सही आपका आंसर कौन सा होगा? कि सरकार जो है उसने क्या है कि चीनी जो है और
व्हीट गेहूं जो है उनकी जो कीमतें हैं उनको बनाए रखी, यथावत रखी, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, उसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा होगा अपना, क्या होगा, केप्ट अप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। ठीक है, इन सभी का मीनिंग जानते हो ना, कीप इन, कीप इन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप इन, रोक कर रखना किसी चीज को। कीप बैक का मीनिंग होता है छिपाना, और कीप डाउन का मतलब होता है छिपना। ठीक है जी, आगे देखते हैं, योर वुलन क्लॉथ्स विल यू आर कोल्ड, वुलन क्लॉथ्स विल है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो अंडरस्टूड है, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें चारों जो ऑप्शन उनमें दे रखी है। ठीक है, कीप कीप कीप, देखो देखो सभी में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सभी का मीनिंग आपको पता है ना। ठीक है, कीप टू, कीप इन, कीप अप और कीप आउट। ठीक है, मतलब इसका सही जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि वुलन क्लोथ्स होते हैं, ग्रीष्मकालीन जो कपड़े होते हैं, वो क्या है, ठंड जो होती है वो अपने शरीर के अंदर नहीं आने देते, और किसी चीज के अंदर न आने देना उस सेंस में अपन देखते हैं। तो दोस्तों कौन से फ्रेजल वर्ब काम में लेंगे अपन यहाँ पे, उपरोक्त जो फ्रेजल वर्ब है इनमें से कौन सी काम में लेंगे, कीप आउट काम में लेंगे, कीप आउट काम में लेंगे। राइट जी, आगे देखिए, द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन इज कमिंग, ये पार्ट आ गया अपना। ठीक है, कीप ऑफ आता है किसी चीज से दूर रहना, कि दूर रहो, द ट्रेन इज कमिंग, रेलगाड़ी आ रही है, तो अंडरस्टूड है, सेंस ऐसा ही होगा ना, कीप ऑफ, तो यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर अपना कौन सा होगा, कीप ऑफ होगा। आगे है, पूनम एंड रानी द कॉलेज इन माई अब्जेंस, इन माई अब्जेंस, तो देखो एक तो आता हमारे पास लुक फॉर, एक आता लुक इनटू, और एक लुक इन। ठीक है, और एक होता है लुक आफ्टर, और एक लुक फॉर भी होता है जी। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, ढूंढना अथवा तलाश करना। ठीक है, दूसरी बात, लुक इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। ठीक है, और लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट बोल सकते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं, लुक इनटू। और लुक आफ्टर का मतलब होता है, वो होता है देखभाल करना। ठीक है, तो क्या कर रहा है, देखो देखा, पूनम एंड रानी द कॉलेज इन माई अब्जेंस, कि मेरी अनुपस्थिति में कॉलेज जो है उसकी जो देख रेख करते हैं, देखभाल जो करते हैं, वो कौन करते हैं, पूनम एंड रानी। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा होगा, लुक आफ्टर होगा। वही आ गया, राजू इज फॉर हिज लॉस्ट मनी, राजू इज हिज लॉस्ट मनी। ठीक है, राजू जो है वो अपना खोया हुआ धन है, उस खोए हुए धन को ढूंढ रहा है, और ढूंढना अथवा तलाश करने के अर्थ में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसका प्रयोग कर देंगे, लुक फॉर का प्रयोग कर देंगे। वैसे ही है, एन अकाउंटेंट द अकाउंट्स थोरोली, देखो एक तो थ्रू होता है, प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन जानते हो किसी से होकर गुजरना, और एक ये वर्ड आता है थोरो, ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जिसका मीन होता है कंप्लीट। और एडजेक्टिव के साथ दोस्तों कभी भी अपन एलवाई लगाते हैं तो निर्माण होता है एडवर्ब का, और वो मोस्टली एडवर्ब कौन सी होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अगर मान लो आपकी लैंग्वेज फास्ट इंग्लिश अगर होती और ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इसको अंडरलाइन कर दे कि इसमें अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका चुनाव कीजिए, तो ये क्या है, थोरो बताया ना, एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव के साथ क्या लगा दिया, एलवाई, तो फिर इसकी वर्ड कैटेगरी क्या होगी, एडवर्ब होगी, और वो एडवर्ब भी कौन सी होगी, एडवर्ब ऑफ ए मैनर, जिसकी पहचान के लिए वर्ब में हम प्रश्न करते हैं, और किससे प्रश्न करेंगे, हाउ से प्रश्न करेंगे। हाउ से प्रश्न करने पर आने वाला जवाब निश्चित रूप से एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। राइट जी, आगे एन अकाउंटेंट द अकाउंट्स थोरोली, मतलब अकाउंटेंट जो है, लेखाकार जो है, वो जो भी लेखा है, जो भी ब्यौरा है, उसको पूर्ण रूप से उसका क्या रखता है, लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर आपको क्या होगा,
ठीक है, या लेखा जोखा उसमें पूर्ण रूप से क्या करता है, छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे अपन, लुक इनटू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जो भी मैंने फ्रेजल वर्ब बताई है, जो भी फोनेटिक है, इसमें सिलेक्टेड बिंदु हैं वो अपनी नोटबुक है उसमें मेंशन कीजिए, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्लियरली एक एक बिंदु है उसको जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है वो ध्यान से सुनते हुए, ठीक है, अपने दिमाग में एडजस्ट कीजिए, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि 0.2, 0.06 और 0.012 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 0.2 को अपन लिख सकते हैं 2/10, 0.06 को अपन लिख सकते हैं 6/100 और 0.012 को लिख सकते हैं अपन 12/1000। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा 1/5। इसमें यदि 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और इधर 2 का भाग देंगे तो कितनी 50 बार जाएगा। तो 3 बट्टा कितना आ गया, 50 आ गया आपके पास में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 का भाग देंगे, इधर देखिएगा इधर कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 3 बार, तो ऊपर 3 लिखा। और 1000 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, मैं कह सकता हूँ 250 बार, ठीक है। अगर इनका आपको एलसीएम चाहिए तो बताओ, अंशों का एलसीएम कितना आएगा 3 और हरों का एचसीएफ कितना आएगा 5 और 3 में 5 का भाग दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 6, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपके पास में, थर्ड ऑप्शन में है, ठीक। इस प्रकार से हमें राइट आंसर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ चाहिए, मैसेप चाहिए 0.3 और 0.15, 0.045। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ की भी सेम ही अप्रोच होगी। आपको फ्रैक्शंस जो डेसिमल दे रखी है उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं पहली फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ 3/10 से, दूसरी फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ 15/100 और तीसरी फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ 45/1000। देखो 3/100 10 बड़ा रहेगा, 5 का भाग इधर 3 बार जाएगा और 5 का भाग इधर कितनी बार जाएगा 20 बार। 5 का भाग इधर 4 बार 5 का भाग इधर 9 बार जाएगा और 5 का भाग इधर कितनी बार जाएगा 200 बार, ठीक है। अगर आपको इनका एचसीएफ चाहिए तो बताओ, ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का 3,3,9 का एचसीएफ कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है, ठीक है। और 10,20,200 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा बताओ, 200 प्राप्त होगा, कितना 200। हाँ जी, ये आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 1.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 और फिर आपको अगर दशमलव बाईं तरफ किसकाना है तो 0.015 आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो 0.015 फोर्थ ऑप्शन में पड़ा है, जो कि क्या माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा, एचसीएफ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 ब्रांड एबीसी के पेन 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, इट मीन्स इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और इनका एलसीएम आपके पास में कितना आएगा, 24, 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 120 आएगा। कितना आएगा 120 आएगा। और 120 यदि पेन ए टाइप के खरीदोगे तो कितने पैकेट मिलेंगे बताओ आपको। 120 में यदि आप 10 का भाग दोगे तो आपको ए टाइप के पैकेटों की संख्या मिलेगी कितनी, 12। ए टाइप के पैकेटों की संख्या 5 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, तो ए टाइप के पैकेटों की संख्या 12 होगी। तो बी टाइप के पैकेटों की संख्या कितनी होगी, बी टाइप के पैकेटों की संख्या होगी 120/12 बराबर कितने, 10 पैकेट हो जाएंगे। और सी टाइप के पैकेट 24, 5, 120 होता है। इट मीन्स इसका फोर्थ क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, वह संख्या जो 1 से 10 से दोनों सम्मिलित हैं तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। मतलब एलसीएम निकालना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से का यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम इनका आएगा आपके पास में 2520। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 में आपका 7 का भाग लगेगा और 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वी बॉडमास का नियम क्या कहता है, वी बॉडमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको कौन सरल करना पड़ेगा, अगर डिवाइड है तो डिवाइड, फिर मल्टीपल और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है,
तो देखिएगा जरा चेक कर लेता हूं मैं। 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 15 पॉइंट लग गया, 7 3 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया, 52 पॉइंट कितना आ गया 5, माइनस 21 में 7 का भाग देंगे अपन तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 3 आएगी, और माइनस देखो 12.5 का 3 गुना कितना होता है 37.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एटलीस्ट मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 52.5 माइनस से 37 और 3 कितना आ जाएगा 40 दशमलव कितना 5। हाँ जी, तो एटलीस्ट मेरे पास में वैल्यू आएगी ये कितनी 12 है, कितनी आएगी 12 है, जो कि कौन से ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन में है, राइट माना जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी, थर्ड रैंक पर आएगी, तो सब में फर्स्ट में कितना है 7 है, तो फर्स्ट में सब में 7 है, देखो एक में 0.77 दे रखा है, मतलब ये कौन सी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है सबसे पहले संख्या आएगी छोटी, फिर इसके बाद में बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बढ़ते क्रम भी इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो 1 नंबर पे आएगी आपके पास में ये सबसे छोटी। उसके बाद में अपन चेक करना चाहते हैं कि देखो 0 आया, फिर 7 आया, फिर 7 आया और फिर 0 आया, और इन दोनों में भी चेक किया जाए तो देखिएगा 2 नंबर पे आएगी ये 2 0 वाली। ठीक है, और 3 नंबर पे कौन सी आएगी, देखो 0 है, 7 है, 7 है, 3 नंबर पे आएगी 7.07, तो 7.07 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, वो राइट माना जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। आधे छात्र का मतलब क्या होता है 1/2 छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो बताएगा वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की 1/4, तो मैं कह सकता हूं 1/4 बराबर 160 है, तो बताओ 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपके पास में आ जाएगा 160 बट्टे कितना 1/4, और 1 बराबर मेरे पास में आ जाएगा 160 × 4 कितना हो जाएगा 640, कितना हो जाएगा 640, और ये 1 का मान निकालने का मतलब कितने छात्र आ गए कुल छात्र। और फिर आपको कह रहा है कि शतरंज खेलने वाले कितने हैं, तो शतरंज खेलने वाले 1/16 हैं, तो मैं कह सकता हूं कि शतरंज खेलने वालों की संख्या निकालनी है तो 640 का 1/16वां भाग निकालोगे तो बताएगा कितने आएंगे 40 छात्र आएंगे जो कि क्या खेलते हैं शतरंज खेलते हैं। ठीक है, एक आपको फ्रैक्शन दे रखी होती है। ठीक है, यहाँ पे 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, ये थी क्वेश्चन। ठीक है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो बताइएगा 18 से 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 और 3 कितना 75/4। ठीक है, इसमें यदि आपको चतुर्थांश निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप लिखेंगे 75/4 और इसमें चतुर्थांश निकालेंगे तो 4 का क्या लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, चतुर्थांश निकालने का मतलब 1/4 आपको निकालना है। ठीक है, चौथा अंश आपको निकालना है तो 1/4 का भाग लगाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास में वैल्यू आएगी 75 अपॉन कितना 4 इंटू कितना कर दो 4 बट्टे कितना 1, 1 से 1 कट गया, एटलीस्ट वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 75 चतुर्थांश है। यदि चतुर्थांश आपको कहे तो आप 1/4 निकालोगे, 4 में से पहला अंश। ठीक है, 4 में से 1वां भाग। ठीक है, अगर आप 4 का डिवाइड करते हो तो आपने चौथा भाग निकाला है इसका। ठीक है, 4th पार्ट निकाला है, 4वां भाग निकाला उसका। ठीक है, वो चीज अलग होती है। तो एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो 3/4 भाग में यदि पानी है तो इसका मतलब ये है कि ये 3/4 नहीं 3/7 भाग में पानी है। तो बताओ बीकर की कुल धारिता कितनी है, बताओ बीकर की कुल जो धारिता है वो आपके पास में कितनी है 7 लीटर की है, और उसमें से पानी कितने में है 4 में है, 3 में है, तो 4 भाग क्या है इसका खाली है, इसका 4 भाग क्या है
4 भाग इसका खाली है। तो बताओ, ये कह रहा है ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो बताओ 4 भाग बराबर कितना होगा, 16 लीटर होगा। तो 7 भाग बराबर कितना होगा, 16/4 इंटू कितना कर दो, 7 कर दो। 4 का भाग 16 में दोगे तो 4 बार 7 चौके कितना आएगा, 28 लीटर टोटल धारिता होगी कि नहीं होगी बर्तन की, 28 लीटर टोटल धारिता हो जाएगी बर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 2/3 प्लस 4/5 को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो 2/3 प्लस 4/5 को ऐड करना है, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, प्लस 5 का भाग 3 बार, 4 3 12, टोटल आपके पास में आ गया 22 कितना 15। 15 का भाग दिया, एक बार गया, शेषफल कितना बचा, 7 कितना 15। तो एक सही 7/15 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 3 सही 1/4 किग्रा चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो टोटल आपके पास में कितनी चीनी है, 3 सही 1/4। इससे जो पैकेटों की संख्या निकालनी है तो 1/16 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको जैसे ही सोल्व करोगे आपके पास में वैल्यू आएगी 13/4 अपॉन में कितना आएगा, 1/16। आपको पता है कि 13/1 रह जाएगा और 16 ऊपर जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 4 का भाग 16 में 4 बार, 13 4 कितना 52। तो पैकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास में, 52, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, अंश में 11 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 7/3 हो जाता है, वह भिन्न होगी। तो एक चेक कीजिएगा आप ऑप्शन से कि एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है क्या। तो बताओ, हर है वो नीचे है, अंश से 4 अधिक है क्या, नहीं है, 5 अधिक है। ये इधर कितना अधिक है, 4 अधिक है, बिल्कुल सही बात है, ये 4 अधिक है हर अंश से, ठीक है। अंश में 11 जोड़ दो और अंश में 11 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो तो 15, 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16 कितना 8। और एटलीस्ट 1/2 आएगा जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ये देखो 7/3 आना चाहिए। हर अधिक है ही नहीं, इधर जरूर कितना अधिक है, 4 अधिक है। यहां तक तो बात सही है कि 4 अधिक है। फिर साथ ही साथ कह रहा है कि यदि अंश में 11 जोड़ दिया जाए तो 3 प्लस क्या कर दिया जाए 11 और हर में से 1 घटा दिया जाए तो देखो 14 कितना आ जाएगा 6 और इसको काटोगे तो 7 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि कौन सा प्रूव कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन प्रूव कर रहा है, राइट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याएं a तथा a+1 का एलसीएम, ये देखो दो डिफरेंट संख्याएं हैं जिनका HCF हमेशा कितना होता है, HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम होता है हमेशा इनका गुणनफल a × a+1। ऐसी दो संख्याएं जिनका एलसीएम a × a+1 या दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला जाता है, उनका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे मैं दो संख्याएं आपके पास में देता हूं, दो पद आपके पास में देता हूं, x व y का HCF 1 है तो एलसीएम x y होगा कि नहीं होगा। जैसे दो संख्याएं दे रहा हूं आपको, 7 व 11 दे रहा हूं, इनका HCF 1 है तो एलसीएम 11 × 7 होगा कि नहीं होगा। जैसे दो संख्याएं 3 और 4 ले ली मैंने, इनका HCF 1 है, जो सह अभाज्य संख्याएं होती है उनका एलसीएम उनका गुणनफल ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये फ्रैक्शंस जो ऐड करनी है आपको, तो यहां से आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। कुछ फ्रैक्शंस आपको दे रखी है जिनको आपको क्या करना है, ऐड करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो बताओगे, यहां से आप कहेंगे कि ये 1/2 है, इधर 1/4 है और इधर 1/2 है, पूरा वैल्यू आपके पास में 3 है। तो 3 - 2 अलग कर लेता हूं मैं, प्लस देखिएगा इधर 1/2 बचा, इधर 1/4 बचा और इधर 1/2 माइनस का। तो ये 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये इधर 1 बच गया, 1 + 1/4, 1 + 1/4 को 1 से ही 1/4 अपन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ताकार मैदान हरी घास से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक भेड़ों का एक झुंड आ जाता है उस मैदान के
1/4 भाग को पूर्ण चर लेता है, शेष मैदान जिसमें घास बची हुई है कितना होगा। किसी मैदान का 1/4 भाग यदि भेड़ों का झुंड चर लेता है, बता दीजिएगा, ये 1/4 भाग यदि चर लेता है भेड़ों का झुंड, तो बताओ ये कितने चौथाई बच जाते हैं, बताओ 3/4 आपके पास में बच जाते हैं। ठीक है, तो ये 3/4 आपके पास में भाग अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो उस मैदान का 3/4 भाग बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिएगा। नेक्स्ट है कि 6 से ही 3/5 माइनस 4 से ही 2/5। सबसे पहले अपन क्या सरल करते हैं, ब्रैकेट सरल करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट को सरल करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 4 कर दूंगा, प्लस में देखो 3/5 में से कितना घटा रहा है, 2/5 घटा रहा है। 6 में से 4 घटाओगे आपके पास में 2 बचेगा, 2 प्लस आप लिख सकते हो इसको 1/5। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 से ही 1/5। और 2 से ही 1/5 जो आया है उसमें भाग देना है 2 से ही 4/15 का। तो 2 से ही 1/5 में आपको भाग देना है 2 से ही 4/15 का भाग देना है। तो बताइएगा मुझे, 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टे कितना, 5, 11/5 आ गया। 15 दूनी 30 और 4 कितना हो गया, 34 बट्टे कितना, 15। ठीक है, एटलीस्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/34 इंटू ऊपर चला जाएगा आपके पास में 15 और नीचे आ जाएगा कितना, 5। 5 का भाग 15 में कितनी बार, 3 बार। तो ये 33 बट्टे कितना आ गया आपके पास में, 34 आंसर आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये आवर्ती दशमलव बार की प्रॉपर्टी होती है कि पहली फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो 1 से ही 2/9, दूसरी फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो 2 से ही 4/9, तीसरी फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो 3 से ही 6/9। ठीक है, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि 9 एकम 9 और 2 कितना आ गया आपके पास में, इस फ्रैक्शंस को, पहली फ्रैक्शंस को 9 एकम 9 और 2 कितना, 11/9 लिख सकता हूं पहली फ्रैक्शंस को मैं। ठीक है, दूसरी फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो 9 दूनी 18 और 4 22 बट्टे कितना आ गया, 9 आ गया। और तीसरी फ्रैक्शन मेरे पास में है 9 3 27 और 3 कितना 6 कितना हो गया, 33 बट्टा कितना, 9। अगर इनका आपको एलसीएम निकालना है, लसपे निकालना है, तो बताइएगा ऊपर वालों का एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। अगर इनको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 3 का भाग 11 बार और 3 का भाग कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो बताओ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में, 22 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपके पास में 22 आ जाएगा, 11 और 22 का। लेकिन एलसीएम एचसीएफ नीचे वालों का कितना आएगा, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 22 में 3 का भाग दोगे 3 7 21.33 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और इसको अपन आवर्ती को रोकने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 7.3 पे क्या लगा सकते हैं, बार, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, राइट माना जाएगा। कुछ संख्याओं का लसपे बेहतर है तो उनका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं हो सकता। तो देखो एलसीएम सदैव जीसीडी से डिविजिबल होता है या एचसीएफ से डिविजिबल होता है। तो 9 से डिविजिबल है, 12 से है, 24 से है, लेकिन 7 से नहीं है। तो 7 उनका जीसीडी नहीं हो सकता, 7 उनका जीसीडी नहीं हो सकता। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम मैंने बताया था, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं जैसे 12 व 13 हैं। ठीक है, 12 व 13 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 है उनका एलसीएम निकालते समय उनका क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम योगफल नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, इकाई उनका एचसीएफ होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित बिनों में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा 8 5 40 हो गया आपके पास में, 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, आरोही क्रम में पहले छोटी भिन्न लिखी जाती है और फिर बड़ी भिन्न लिखी जाती है। ठीक है, तो 6/8 छोटी है बजाय किससे, 5/6 से। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना चाहता हूँ, 11 6 66 होता है और 13 5 कितना होता है, 65 होता है। तो ये भी आपका आरोही क्रम में नहीं है, अवरोही क्रम में हो गया। तो देखो 11 9 कितना हो गया, 99 हो गया आपके पास में,
और 13 6 78, 13 7 91, तो ये भी आपके पास में अवरोही क्रम में हो गया। तो इसको देखिएगा 9 6 कितना होता है 54 और 8 7 कितना 56। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बड़ी भी भिन्न आगे हैं, ठीक है। फिर चेक करना चाहता हूँ मैं 6 7 कितना होता है 7 6 42 होता है और 9 5 कितना 45, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है आपके पास में। और नेक्स्ट आपके पास में देखिएगा 11 6 66 और 13 5 65 है। तो आपने चेक किया एटलीस्ट जो आरोही क्रम में हुई वो कौन सी होगी, फोर्थ फ्रैक्शंस का युग्म जो है वो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास से, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा सेकंड व थर्ड है। सेकंड व थर्ड में से दोनों में से कोई सा एक किया है वो क्या है, राइट है। दोनों ही क्या है, राइट है, ठीक है। दोनों ही राइट हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है कि दूसरा और तीसरा सही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको करना था अगर सेकंड किया है तो भी सही है और थर्ड किया है तो भी सही है। अगर किसी ने फोर्थ ऑप्शन क्लिक किया है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट उसने राइट माना है, जबकि फर्स्ट राइट नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तर्कात्मक कौशल के विकास से और संप्रेषण कौशल के विकास से, ठीक है, गणित की भाषा का महत्व है, ठीक है। तो ये आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित भाषा का स्वरूप होता है। गणित भाषा का स्वरूप सामान्य भाषा के स्वरूप में नहीं होता, पृथक भाषा के स्वरूप में होता है। अलग ही भाषा होती है इसकी, एक सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है। सांकेतिक प्रतीकात्मक भाषा को ही अपन क्या कहते हैं, गणित कहते हैं, ठीक है। गणितीय भाषा के ज्ञान का उपयोग अन्य किस भाषा के लिए किया जा सकता है। गणितीय भाषा के ज्ञान का उपयोग अन्य किस भाषा के लिए किया जा सकता है, विज्ञान के लिए किया जा सकता है, भूगोल के लिए किया जा सकता है, इतिहास के लिए किया जा सकता है, दर्शन शास्त्र के लिए किया जा सकता है। जब चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो इसमें राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, विज्ञान के लिए किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि गणित की भाषा का अंग है, सूत्र हैं, बिल्कुल हैं, संकेतात्मक हैं, प्रतीकात्मक है, संख्यात्मक चर हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। ये सभी गणित की भाषा के क्या माने जाते हैं, अंग माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में गणित भाषा संबंधित समझ के लिए विकास हेतु आवश्यक हैं, ठीक है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणित समस्याओं को समझना, गणितीय संकेतों को समझना, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त क्या आएगा, सभी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है। गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, गिल्स का है, ठीक है। किसका माना जाएगा, गिल्स का माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गणित की संक्रियात्मक भाषा को सर्वप्रथम किसने बताया था। संक्रियात्मक भाषा को किसने बताया था सबसे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सर्वप्रथम इसको किसने बताया था, जैसे मैंने कह सकता हूँ -1 इंटू -1 को -1 से गुणा करते हैं तो प्लस का 1 प्राप्त होता है। सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आप क्या दोगे आंसर, ब्रह्मगुप्त दोगे, ठीक है। अगर आपको आयलर भी ऑप्शन में मिले तो इसका आयलर भी क्या है, सही है, ठीक है। आयलर ने यह बात कब कही थी, आयलर ने यह बात इस ब्रह्मगुप्त के क्या कही थी, बाद में कही थी। अगर आयलर ऑप्शन में हो तो आयलर भी सही माना जाएगा, लेकिन अगर आयलर ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, ब्रह्मगुप्त माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति की भाषा व त्रिकोणमिति का जनक पिता किसे माना जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किसे माना जाता है, तो त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है हिपार्कस को। किसको माना जाता है, हिपार्कस को माना जाता है, ठीक है। गणितीय वार्तालाप का आशय क्या होता है, गणित का अधिगम नहीं, गणित की शिक्षण नहीं, विचारों एवं मनोभावों के प्रदर्शन में गणित का उपयोग, बिल्कुल राइट है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, बिल्कुल राइट बात है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। गणितीय उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। गणित से संबंधित क्रिया विधि करवाना, बिल्कुल ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मैथ्स के पेपर का क्या किया, सॉल्यूशन। थैंक यू।